Hello, very good afternoon, dear all students. Dear students, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एनालिसिस ऑफ टी बीम के बारे में पढ़ रहे थे और उसके अंदर में हम लोग देखे थे कि टी बीम क्या होता है और टी बीम के क्या फंक्शंस होते हैं और उसके जो आईएस कोडल प्रोविजंस है जो कोड में मेंशन है आईएस 456 2000 के अंतर्गत क्या क्या डिज़ाइन क्राइटेरिया है उसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे और उसके अंदर में हम लोग एक केस को भी डील किए थे। इस करंट लेक्चर में हम लोग टी बीम के केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो डियर स्टूडेंट, this is the image of T-beam which I already explained in previous lecture. So you see here, this is a T-beam. This is a T-beam and this is a L-beam. Why it is T-beam? Because it is intermediate beam having both side is projected. आप यहाँ देख पा रहे हैं टी बीम ये क्यों है, क्योंकि टी शेप का है जहाँ पे इधर का पार्ट भी प्रोजेक्टेड है और इधर का पार्ट भी अंदर में प्रोजेक्टेड है। देखिए यहाँ पे एल बीम के केसेस में क्या है कि सिर्फ यहाँ पे एक साइड प्रोजेक्टेड है जो कि स्लैब के साथ इंटीग्रली कास्ट है, इसे एल बीम कहते हैं। इस चीज़ के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डील कर चुके थे कि टी बीम जब हम कास्ट करते हैं तो उस समय क्या करते हैं हम लोग स्लैब को और बीम को मोनोलिथिक कास्ट करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्लैब है, ये हमारा ये स्लैब है और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये बीम है ना। इसको हम लोग मोनोलिथिक कास्ट करते हैं, मतलब एक साथ इसको मिला करके हम लोग कास्ट करते हैं तब जा करके ये मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कहलाता है। और इस टाइप के कंस्ट्रक्शन हम सभी देखते हैं, अपने घरों में ही देखते हैं, घरों में या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है या फिर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स है, जहाँ भी देखते हैं हम लोग वहाँ पे बीम को हम लोग स्लैब के साथ जा करके इंटीग्रली कास्ट करते हैं, है ना। उसी ही हम टी बीम कहते हैं। और टी बीम के जो सारे प्रोविजंस है इंडियन स्टैंडर्ड कोड आईएस 456 और 2000 आईएस 456 2000 के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है टी बीम का, ये सारे बीम के बारे में, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डील कर चुके हैं, है ना। और उसके अंदर में हम लोग केस नंबर 1 को भी डील कर लिए थे। अब हम केस नंबर 2 और केस नंबर 3 को डील करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा केस नंबर सेकंड है, ये हमारा केस नंबर सेकंड है डियर स्टूडेंट। इससे पहले हम आपको बताए थे केस नंबर फर्स्ट के बारे में, और ये केस नंबर फर्स्ट ये था कि यहाँ पे जब एक्स यू जो है हमारा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो है डेप्थ ऑफ फ्लेंज से कम होता था। इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में केस नंबर 1 में देखे थे कि कोई भी जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है एक्स यू का वैल्यू जो है अगर डी एफ से कम है तो उस केसेस में हम लोग वहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके लिए हमारा एक्स यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसे हम वहाँ पे अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम यू की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। और ये भी हम बताए थे कि जब एक्स यू मतलब एक्स यू की जो वैल्यू है हमारा जो अल्टीमेट डेप्थ की वैल्यू है जो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लेंज से कम होता है तो उस केसेस में हम उस बीम को एक जैसे हमारा रेक्टेंगुलर बीम होता है उसी तरीके से ट्रीट करके हम उसका डिज़ाइन करते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे कि जैसे हम पहले जिस तरीके से हम लोग कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर इक्वेट करके वहाँ से एक्स यू की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, उसी तरीके से हम लोगों ने केस 1 में भी उसी तरीके से एक्स यू की वैल्यू को हम लोग क्या किए थे, फाइंड आउट किए थे, जैसे कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर इक्वेट किए थे। और सेम एक्सप्रेशन आया था जैसे कि हम लोगों ने पहले रेक्टेंगुलर बीम के केस में देखा था, आप लोग देखे थे, है ना। अब यहाँ पे केस नंबर 2 है, इसके बाद हम लोग फर्दर केस नंबर 3 को डील करेंगे। तो चलिए केस नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि केस नंबर 2 में हमारा क्या है और इसमें क्या क्या रिलेशंस है और आईएस कोडल प्रोविजंस क्या है, किस तरीके से इस चीज़ को हम लोग डील करते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा केस नंबर 2 है जब हमारा वे न्यूट्रल एक्सिस लाइज आउटसाइड फ्लेंज एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ एंड डी एफ लेस देन 0.43 एक्स यू मैक्स एक्स यू। ये आपको इंपॉर्टेंट है समझना, है ना, कि देखिए जब एक्स यू की वैल्यू जो हमारा डेप्थ है, जो डेप्थ है वो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लेंज से ज़्यादा है, अल्टीमेट डेप्थ जो हमारा वैल्यू है एक्स यू की वैल्यू क्या है, डी एफ से ज़्यादा है ना। और उससे पहले जो हम पढ़े थे उसमें एक्स यू की वैल्यू डी एफ से कम था, क्या था, एक्स यू लेस देन डी एफ था,
यहाँ पे क्या है, एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ है, और इसी के साथ में एक और केस यहाँ जुड़ा हुआ है, डी एफ लेस देन 0.43 एक्स यू। ठीक है, तो पहले आपको समझना है एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ है और डी एफ लेस देन क्या है, 0.43 एक्स यू है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि टी बीम में जो होता है फ्लेंज और वेव होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था। ये वाला पार्ट वेव है और ये वाला पार्ट क्या है, फ्लेंज है, आप लोग जानते हैं और मैंने पहले बताया भी था। तो ये वाला टोटल पार्ट जो है आपका डेप्थ ऑफ फ्लेंज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज है। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक विड्थ ऑफ वेव है, इसको हम बी डब्ल्यू से, बी सबस्क्रिप्ट में डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, एक जो कंडीशन आप देख रहे हैं ना 0.43 एक्सयू, ये डी एफ का जो वैल्यू देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, डी एफ लेस देन क्या है 0.43 एक्सयू है। आप इसे भूल जाइए, ये टोटल डेप्थ डी एफ, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, लेकिन यहाँ जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है डी एफ लेस देन क्या है 0.43 एक्सयू है। और मैंने पहले भी बताया था कि जो आउटर मोस्ट फाइबर पे जो हमारा वैल्यू होता है 0.446 एफ सी के होता है, नियर अबाउट 0.45 एफ सी के। ठीक है, और ये आप देखिए, ये वाला डेप्थ का वैल्यू देखिए, ये डी एफ, और ये डी एफ का आधा यहाँ पे है डी एफ बटा 2, जहाँ पे ये सी यू एफ जिसको हम लोग कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स ऑफ फ्लेंज, सी यू एफ है ना, और यहाँ पे सी यू डब्ल्यू है, वेव का है ना, ये पे क्या है सी यू डब्ल्यू, आप देख रहे हैं ना। तो कंप्रेसिव फोर्सेज ऑफ क्या, वेव, और यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स ऑफ क्या है, फ्लेंज है। पहले जो हम देखे थे एक्स यू लेस देन डी एफ था, वहाँ पे एक केसेस था, यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे क्या है, एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ है और डी एफ लेस देन 0.43 एक्स यू है, उसके कंडीशन में दोनों के कारण यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स आएगा, एक फ्लेंज के कारण और एक वेव के कारण। यही चीज़ आपको समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पहले जो स्ट्रेस डायग्राम होता था वो अलग था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाकर के न्यूट्रल एक्सिस तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक है, यहाँ तक क्या है रेक्टेंगुलर है, और यहाँ से यहाँ तक जाकर के यहाँ पैराबोलिक है। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है, ये आपको फिगर दे देगा और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, है ना। तो आपको समझना है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, पैराबोलिक है, यहाँ से 0.43 एक्सयू तक यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर है, और 0.43 एक्सयू के बाद में क्या है, यहाँ पे पैराबोलिक है। ठीक है, और आप समझ ही रहे हैं टोटल जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ होता है टॉप मोस्ट फाइबर से लेकर के बॉटम वाले स्टील का सेंटर तक हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी कहते हैं। तो ये है, ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, मैंने आपको बताया था अभी, तो ये जो आपका है क्या है, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, मतलब जो स्टील है इसका सेंटर तक क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका इफेक्टिव डेप्थ, इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ पे टी यू की वैल्यू है, टेंसाइल यहाँ पे आ रहा है फोर्स, और यहाँ पे कंप्रेसिव है। तो ठीक है, आप फिर उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करना है, एक्स यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन बस ध्यान रहे कि इस केसेस में यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है फ्लेंज के कारण भी लग रहा है और वेव के कारण लग रहा है। और अब समझ ही रहे हैं जो वेव के कारण लग रहा है यहाँ पे, ये जो आपका वैल्यू है 0.42 एक्स यू है। ठीक है, एक्स यू है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लीवर आर्म की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाला डी एफ बाई 2 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो आपका फोर्स हो जाएगा सी यू एफ का जो डिस्टेंस हो जाएगा लीवर आर्म, ये कितना हो जाएगा, स्मॉल डी माइनस डी एफ बाई 2। समझ ही रहे हो, मतलब जो आपका जो कंप्रेसिव फोर्स फ्लेंज के कारण लग रहा है उसका जो आपका लीवर आर्म होगा स्मॉल डी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे वेव के कारण जो फोर्स लग रहा है ये क्या हो जाएगा, डी माइनस 0.42 एक्स यू। इसका इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका ज़रूरत हमें जब मूवमेंट निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्टीमेट मूवमेंट पड़ेगा, क्योंकि फोर्स है तो हमें क्या करेगा, लीवर आर्म की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, तो उसको इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, ये हमारा लास्ट है थ्योरेटिकल। इसके बाद हम लोग केस नंबर 2 और 3 के बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ें समझना जरूरी है। अब देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं यहाँ पे एक्स यू की वैल्यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले से कि हम लोग कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट करते थे पहले, तब तो जाके हमारा क्या निकलता था, एक्स यू की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे उसी तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स है दोनों के कारण आ रहा है, वेव के कारण भी और फ्लेंज के कारण भी, इसको हम क्या करेंगे, टी यू के बराबर इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी यू डब्ल्यू, तो क्या है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स ऑफर्ड बाय वेव हैविंग डायमेंशन विड्थ ऑफ वेव इनटू डेप्थ। ठीक है,
तो क्या ये जो आपका CUW है ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स है किसके कारण? वेव के कारण। देखिए CUW मतलब टोटल कंप्रेसिव फोर्स बाय वेव, वेव के कारण कितना लिया जा रहा है। तो क्या होगा, हमारा जो डायमेंशन है विड्थ ऑफ वेव जो है और जो इफेक्टिव डेप्थ D है उसके कारण जितना लिया जा रहा है वो हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स ऑफर्ड बाय वेव। और CUF मतलब कंप्रेसिव फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लेंज। तो ये जो वेव के द्वारा होता है ये होता है 0.36 FCK, और यहाँ पे BW होगा और XU होगा, ये होगा आपका CUW की वैल्यू, है ना, जैसा कि पहले आप जानते हैं। क्योंकि पहले वहाँ पे B होता था, यहाँ पे क्या है BW है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है विड्थ ऑफ वेव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं BW की वैल्यू को लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है CUF है, जैसे कि पहले आपको फिगर में देखे थे आप लोग, ये क्या था कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लेंज हैविंग डायमेंशन। अब मान लीजिए फ्लेंज के द्वारा लिया जाना है आपका, है ना, तो मान लीजिए आप वेव के द्वारा ले लिए, यही आपका फिगर था, टी बीम था यहाँ पे, इस टाइप से टी बीम था। तो आप देख लीजिए आप टोटल यहाँ तक आप क्या किए, फ्लेंज के द्वारा जो है आपको अब लेना है ना। तो वेव के द्वारा आप ऑलरेडी ले चुके हैं, ये वाला वेव जो वैल्यू है, तो आप क्या कीजिएगा विड्थ ऑफ फ्लेंज में से ये वाला पार्ट आप घटा दीजिएगा ना वेव वाला, तभी तो जाके आपका फ्लेंज के द्वारा लिया जाएगा कंप्रेसिव फोर्स। तो हम ये वाला क्या करेंगे, ये वाला घटा देंगे, वेव के द्वारा क्या करेंगे घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, यानी विड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस विड्थ ऑफ वेव, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है आपका डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, मतलब इस डायमेंशन के द्वारा कितना आपका लिया जा रहा है क्या कंप्रेसिव फोर्स। तो ये होता है 0.45 FCK इंटू विड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस विड्थ ऑफ वेव। विड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस विड्थ ऑफ वेव क्यों, क्योंकि आपका टोटल विड्थ ऑफ फ्लेंज है और आप वेव के द्वारा ऑलरेडी ले चुके हैं, तो क्या बच गया हमारा विड्थ ऑफ फ्लेंज में से वेव को घटा देंगे, तो जो बचेगा उसके द्वारा हमारा फ्लेंज के द्वारा लिया जाएगा, है ना, जिसका डायमेंशन क्या हो जाएगा विड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस विड्थ ऑफ वेव, ये वाला घटा देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे DF से, यही ना आपका है, यही डायमेंशन है ना उसका, तो इसके द्वारा हमारा वो लिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। देखिए मैंने पहले जो निकाला था वो किसके द्वारा निकाला था, वेव के द्वारा निकाला था। तो आप लोग को जो पता है कि यहाँ से यहाँ टोटल सेंटर तक जो हमारे स्टील है यहाँ तक स्मॉल d की वैल्यू है, ठीक है, और वेव वाला जो पार्ट है ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे, ये था हमारा विड्थ ऑफ वेव, इसको हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो पहले हम वेव वाले पार्ट में निकाल लिए कंप्रेसिव फोर्स में, अब जो हमारा पार्ट बच गया तो यही पार्ट बच गया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पार्ट, बीच वाला तो हम घटा देंगे, तो इसलिए हम क्या किए विड्थ ऑफ फ्लेंज में से विड्थ ऑफ वेव को घटा दिए हैं, और ये डायमेंशन जो हमारा होगा विड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस विड्थ ऑफ वेव, और ये वाला ये डेप्थ ऑफ क्या होगा फ्लेंज इस केसेस में। ठीक, इससे पहले वाला केसेस में क्या होता था BW इंटू डी, इस डायमेंशन में हमारा कितना वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, मतलब इस दोनों के सम के बराबर होगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स। पहला केस था क्या था, टोटल एक ही आधा था, लेकिन यहाँ पे हमारा केस अलग है, XU ग्रेटर देन DF है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। देखिए मैं चीज़ों को बिल्कुल ब्रेक करके समझा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि आप एक बार समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फार्मूलाज ये जो भी कॉन्सेप्ट है इसके रिगार्डिंग में आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए समझना जरूरी है। तो देखिए आपका टोटल जो कंप्रेसिव फोर्स है ये आपका निकल गया यहाँ पे, है ना, तो ये क्या हो गया, वो हो गया आपका वेव के द्वारा, इससे पहले ये हो गया फ्लेंज के द्वारा। ठीक है, अब हमारा देखिए ये टोटल को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इससे पहले जो हमारा था 0.36 FCK BW इंटू XU था, और ये जो फ्लेंज के द्वारा आया ये आया 0.45 FCK विड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस विड्थ ऑफ वेव, है ना, और टेंसाइल फोर्स कितना होगा 0.87 FY इंटू ST, जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं। यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे टोटल कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स को आप इक्वेट कर दिए हैं। अब टोटल कंप्रेसिव फोर्स था किसके बराबर था, CUW प्लस CUF था, तो यही कर दिए हैं, इसके बराबर कर दिए इसको। अब यहाँ से क्या किए हम लोग CUF की वैल्यू टोटल हम कर दिए, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा XU की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे, करना वही है कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर इक्वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स दोनों के कारण आ रहा है, वेव के कारण और फ्लेंज के कारण, इसलिए यहाँ पे दोनों वैल्यू को ऐड किया गया है और टेंसाइल फोर्स के बराबर क्या किया गया इक्वेट किया गया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, पहला जैसा आप लोग कर रहे थे वैसा ही यहाँ पे भी है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग अल्टीमेट मोमेंट कैसे निकालते हैं, है ना। तो देखिए जो कंडीशंस है, आप if XU लेस देन XU मैक्स, ठीक है, XU की वैल्यू XU मैक्स से कम आती है, उस केसेस में देन टेकिंग मोमेंट अबाउट टेंसाइल स्टील, तो हम लोग क्या करेंगे टेंसाइल स्टील के अकॉर्डिंग क्या करेंगे मोमेंट को
ले लेंगे। तो देखिए एम यू बराबर हो गया एम यू डब्ल्यू प्लस एम यू एफ। जैसे कि पहले आप जानते हैं, पहले हम मोमेंट लेते थे तो किसी एक को लेते थे, क्योंकि यहाँ पे वेब और फ्लेंज दोनों है तो यहाँ पे दोनों के कारण हमारा क्या करेगा, मोमेंट लेना पड़ेगा। तो जो हमारा फोर्स था उसमें हम लोग क्या करेंगे, लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो हमारा वेब वाला पार्ट था, ये जो फोर्स था ये था, और वेब के कारण जो हमारा लीवर आर्म था डी माइनस 0.42 एक्स यू था। इससे पहले मैं जब फिगर में बता रहा था तो आपको दिखा दिया था मैंने कि उसके कारण क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा फ्लेंज के कारण था वो था 0.4645 एफ सी के विड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस विड्थ ऑफ वेब, ठीक है, यही था ना हमारा, और डी एफ था। अब यहाँ पे जो हमारा लीवर आर्म था डी माइनस क्या था, डी एफ बाई 2 था, जैसे कि मैंने आपको फिगर में पहले ऑलरेडी दिखा दिया था, ठीक है। तो एक बार हम फिर दिखा देते हैं, लेकिन आप लोग समझ लिए ये वाला है, ठीक है। अब इसको हम एक बार फिगर से आपको दिखा देते हैं कि कौन सा हम लीवर आर्म की बात कर रहे हैं, है ना। एक तो वेव के कारण जो लीवर आर्म है ये आपका है मेनली, आप तो फोर्स तो समझ गए हैं ऑलरेडी। आपको लीवर आर्म में अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो लीवर आर्म आप देख रहे थे, ये जो आपका लीवर आर्म है डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है, ये था वेव के कारण, है ना। और ये वाला जो पार्ट है डी माइनस डी बाई 2 ये है फ्लेंज के कारण। चलिए इसको हम आपको दिखा देते हैं ऊपर में, फिगर में एक बार दिखा देते हैं तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो आपका फिगर है इसमें देखिए ये जो आपका फ्लेंज है, तो फ्लेंज के कारण जो आपका यहाँ पे लीवर आर्म होगा टेंसाइल स्टील के बारे में कितना होगा, टोटल डेप्थ आपका डी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका डी एफ बाई 2 है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस क्या हो जाएगा, कैपिटल डी एफ बाई 2। ये फ्लेंज के कारण आपका लीवर आर्म हो गया। अब ये वाला वेब है तो वेब के कारण कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक डी है, यहाँ से यहाँ तक डी है, और ये वाला डिस्टेंस जो है आपका ये है 0.43 एक्स यू मैक्स है। सॉरी एक्चुअली में ये हमें दिखाना चाहिए था ये वाला, हाँ। तो ये जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, डी माइनस 0.42 एक्स यू, चूँकि ये जो डिस्टेंस लग रहा है यहाँ से कितना डिस्टेंस लग रहा है 0.42 एक्स यू पे लग रहा है, तो लीवर आर्म कितना हो जाएगा ये वाला डी माइनस 0.42 एक्स यू। देखिए यही वैल्यू था, इसी वैल्यू को मैंने नीचे में लिखा था, जब फोर्स को क्या किया मूवमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि हम लोग पहले करते थे सेम वही चीज़ है, बट मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा दिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। कहीं भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं अगर कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक दो बार चीज़ों को समझा दिया हूँ ऑलरेडी पहले और फिर मैं दोबारा समझा रहा हूँ, तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अल्टीमेट मोमेंट की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो फाइनल रिलेशन जो आपका है अल्टीमेट मोमेंट का, ये एम यू इक्वल टू ये आ गया 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू एक्स यू डी माइनस 42 एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के विथ ऑफ फ्लेंज माइनस विथ ऑफ वेव इंटू डी एफ डी माइनस डी एफ बाई 2। ये अल्टीमेट मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हम जब हमारा जो कंडीशन है एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ हो, है ना, यही कंडीशन था ना हमारा, एक्स यू ग्रेटर देन क्या था, डी एफ था, है ना, और डी एफ की जो वैल्यू थी वो 0.43 एक्स यू से कम था। इस केसेस के लिए हम लोग इस तरीके से एनालिसिस करते हैं। ये केस नंबर 2 था हमारा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे और केस नंबर 3 को भी अभी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि केस नंबर 3 क्या है। चलिए देख लेते हैं केस नंबर 3, इसी से मिलता जुलता केसेस है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो केस नंबर 3 हमारा है, इसमें क्या है कि एक्चुअली में यहाँ पे एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ है, कंडीशन सेम है, एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ है, बट यहाँ पे डी एफ का वैल्यू 0.43 एक्स यू से ज़्यादा है, ठीक है। देखिए इससे पहले वाला केस भी था जो उसमें भी एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ था, लेकिन वहाँ पे क्या था, डी एफ लेस देन था 0.43 एक्स यू, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे जो केस है डी एफ ग्रेटर देन क्या है 0.43 एक्स यू, ठीक है। तो इसके लिए आईएस कोड ने क्या प्रोविज़न दिया उसको देखेंगे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन बट थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस है, तो आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे होता है। देखिए सेम कंडीशंस है, सी यू वेव और सी यू फ्लेंज बराबर टी यू, ठीक है, सेम कंडीशन है जैसा पहले आपने डी एफ लेस देन 0.43 एक्स यू के केसेस में देखा था, वही कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी 0.36 एफ सी के ब्रीथ ऑफ एयर इंटू एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के ब्रीथ ऑफ फ्लेंज माइनस ब्रीथ ऑफ एयर इंटू डी एफ, ये टर्म मैंने आपको पहले समझा दिया, समझ में आ गया होगा। और ये टी यू हो गया 0.87 एफ वाई इंटू एस टी। इस तरीके से हम लोगों ने इसको इक्वेट कर दिया, है ना, जैसे कि हम लोग कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर इक्वेट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी किया, क्योंकि यहाँ पे वेब के द्वारा आ रहा है जो फोर्स आ रहा है और फ्लेंज के द्वारा आ रहा है, दोनों के कारण जो फोर्सेस आ रहा है उसका समीशन होगा, और किसके बराबर होगा, ये होगा आपका, ये आपका होगा
जो आपका टेंसाइल स्टील आ रहा है, स्ट्रेस टेंसाइल फोर्सेज आ रहा है, उसमें उसके बराबर होगा। जैसे कि पहले हम इक्वेट करते थे उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे भी किया, एक्स यू की वैल्यू को, यानी अल्टीमेट जो हमारा डेप्थ है उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को डील कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ जाएंगे तो आप चीज़ों को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशंस था हमारा, ये जो कंडीशंस था डियर स्टूडेंट, ये कंडीशन क्या था कि एक्स यू की वैल्यू थी ग्रेटर देन 0.43 एक्स यू, ठीक है, और एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स है। ठीक है, तो एम यू डब्ल्यू वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरीके से जो हमारा वेव के द्वारा मूवमेंट आ रहा था और जो हमारा फ्लेंज के द्वारा मूवमेंट आ रहा था, वो दोनों का समेशन होगा, टोटल अल्टीमेट मूवमेंट। तो फिर देखिए उसी तरीके से एम यू वेव के कारण क्या होगा, 0.36 एफ सी के ब्रेड्थ ऑफ वेव इंटू एक्स यू और डी माइनस 0.42 एक्स यू। उस तरीके से ये लीवर आर्म का वैल्यू है, जैसे वहाँ पे हम लोग निकालते थे केस नंबर सेकेंड में, वही केस यहाँ पे है। लेकिन देखिए इसके बाद यहाँ से जो थोड़ा सा ट्विस्ट है, जिस टर्म को समझना ज़रूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि ये जो केसेस है जस्ट लाइक प्रीवियस केसेस के जैसा ही है। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो IAS कोडल प्रोविजंस है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद क्या प्रोविजंस दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, एज पर IAS 456/2000, ठीक है, द मोडिफाइड डेप्थ लिखा हुआ है ऑफ फ्लेंज। देखिए मोडिफाइड डेप्थ ऑफ फ्लेंज यहाँ पे YF है। देखिए इससे पहले हम DF जो ले रहे थे वैल्यू, जो हम एज्यूम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे IAS कोड ने एक प्रोविज़न दे दिया। आप यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड 456 ने प्रोविज़न दे दिया कि मॉडिफाइड डेप्थ जो है फ्लेंज के लिए YF फॉर दिस केसेस इज गिवन बाई, मतलब अब ये जो केस हमारा है कि जब हमारा DF की वैल्यू ग्रेटर दैन 0.43 एक्स यू मैक्स हो जाती है, तो इस केसेस में हमारे IAS कोड ने ये प्रोविज़न दिया है कि आपको YF का वैल्यू, YF यानी डेप्थ ऑफ फ्लेंज का वैल्यू आपको क्या लेना है। देखिए यही चीज़ आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो IAS कोड ने ये प्रोविजंस दिया है कि जब आपका DF का वैल्यू 0.43 एक्स यू मैक्स से एक्स यू से ज़्यादा हो जाए, तो उस केसेस में आप YF की जो वैल्यू है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज की जो वैल्यू है, आप लें कितना, 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 DF, इतना लें, जो कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, डेप्थ ऑफ फ्लेंज के बराबर होना चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म था आपको समझना केस थर्ड के लिए। केस सेकंड के लिए क्या था कि जब DF लेस देन 0.43 एक्स यू था, उस केसेस में हम DF की वैल्यू एज इट इज़ एज्यूम करते थे। लेकिन ये केस DF ग्रेटर दैन 0.43 एक्स यू, अब इस केसेस में जो बोला जा रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने प्रोविजंस दे दिया है कि आप YF की वैल्यू को 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 DF लें, जो कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू होना चाहिए डेप्थ ऑफ फ्लेंज के बराबर। आई होप ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा, और यही इस थर्ड नंबर जो हमारा केसेस था, इसका टर्निंग पॉइंट था। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप आगे के कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं IAS कोड को प्रेफर करता हूँ हमेशा कि इस कोड्स के द्वारा ये लिया गया है, इस कोड के द्वारा ये प्रोविजंस है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं RCC का, ये कहीं ना कहीं से कोड से आया है ना, तो ये कोडल प्रोविजंस है कि कोड से सारी वैल्यूज़ को लिया जाता है, क्योंकि कोड से ही हम सारे RCC सेक्शंस को, या जो भी स्टील सेक्शन है उसका डिज़ाइन हम कोड के द्वारा ही करते हैं, है ना। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कोड को प्रेफर कीजिए, है ना। तो ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, कोड से आई हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जब DF ग्रेटर देन 0.43 एक्स यू है, उस केसेस में हम डेप्थ ऑफ फ्लेंज को YF लेते हैं, और YF की वैल्यू क्या होती है, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप पहले के जैसे कि हम लोग जो मोमेंट ऑफ लेते थे, टोटल मोमेंट, तो उसके लिए हम क्या करते थे, पहले हमारा मोमेंट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये जो MUF की वैल्यू है, MUF की वैल्यू यहाँ पे जो है मोमेंट ऑफ फ्लेंज, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, 0.45 FC के ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस ब्रेड्थ ऑफ वेव इंटू YF। देखिए वहाँ पे क्या होता था, DF होता था, और यहाँ पे D माइनस DF/2 होता था,
है ना। तो बस वहाँ पे हम लोग DF को क्या कर दिए हैं, YF से सब्सटीट्यूट कर दिए हैं केस नंबर थर्ड के लिए। बस यही डिफरेंसेस है डियर स्टूडेंट्स, केस नंबर सेकेंड और केस नंबर थर्ड में। वहाँ पे हम DF को एज इट इज़ लेते थे और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, DF की वैल्यू को YF से क्या किए हैं, सब्सटीट्यूट कर दिए हैं, क्योंकि ये किसके द्वारा दिया गया है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड 456 IS 456 और 456 रिवीजन इन 2000 के द्वारा ये बताया गया है कि जब भी आपका XU की वैल्यू 0.43 XU से ज़्यादा हो DF की वैल्यू, उस केसेस में आप लोग DF को YF के बराबर एज्यूम करें। और YF की वैल्यू को मैं आपको बता दिया था कि YF बराबर था 0.15 XU प्लस 0.65 DF, जो कि DF के बराबर होना चाहिए, ग्रेटर दैन। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया था। बस MU की वैल्यू उसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ क्या, वेव प्लस मोमेंट ऑफ जो फ्लेंज है, दोनों के कारण क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो हमारा ये जो आपका था केसेस जो वेव के कारण था, यहाँ पे दिया हुआ 0.36 FC के ब्रेथ ऑफ वेव XU D माइनस 0.42 XU, ये एज इट इज़ है पहले के जैसा। बट यहाँ पे जो चेंजिंग आया 0.45 FC के ब्रेथ ऑफ फ्लेंज माइनस ब्रेथ ऑफ वेव, और यहाँ पे पहले DF होता था, यहाँ पे YF है, और यहाँ पे D माइनस DF/2 होता था, यहाँ पे YF/2 है। ठीक है, बस इसी चीज़ को क्या किया गया है, अपडेट कर दिया गया है, और YF की वैल्यू को आइस कोड ने यहाँ पे बता दिया है कि YF की वैल्यू को आपको कितना लेना है। देखिए, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी था, तभी जाके आप आगे कॉन्सेप्ट को जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी ले सकते हैं। कि कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जब समझा रहा हूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए था कि क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स। और टी बीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो भी टीम कास्ट होता है वो इंटीग्रली होता है हमारा स्लैब के साथ में, जिसको हम लोग टी बीम कहते हैं, है ना। और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है एल बीम कहलाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ें जो है जानना आपके लिए ज़रूरी है, सिर्फ सिलेबस के लिए ही नहीं, आपके आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, है ना। तो ये केस नंबर सेकंड था, जिसको हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं MU की वैल्यू को। MU का वैल्यू का क्या कंसिड्रेशन है, किस तरीके से हम अल्टीमेट मोमेंट को केस नंबर थर्ड के लिए निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा MU की वैल्यू किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो आगे हम देख लेते हैं, है ना। देखिए एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। देखिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे नोट वगैरह लिख के देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, है ना। तो उस नोट पे कंसिडर किया करें कि नोट क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नोट में, टू डिसाइड वेदर न्यूट्रल एक्सिस फॉल विद इन और आउटसाइड फ्लेंज। मतलब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जो न्यूट्रल एक्सिस आपका है वो फ्लेंज के अंदर है या फ्लेंज के बाहर है ना। मतलब आपका मान लीजिए कि ये आपका टी बीम है, यही टी बीम था ना, यही टी बीम था आपका, है ना। तो बोला जा रहा है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे, मान लीजिए कि ये टोटल डेप्थ ऑफ फ्लेंज आपका है ना यहाँ पे। तो डेप्थ ऑफ फ्लेंज आपका है, ये आपकी वैल्यू डेप्थ ऑफ फ्लेंज है ना। तो बोला जा रहा है कि आप XU का जो वैल्यू है, मतलब XU जो आपका अल्टीमेट डेप्थ जो है XU है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि XU की वैल्यू डेप्थ ऑफ फ्लेंज से ज़्यादा है या डेप्थ ऑफ फ्लेंज से कम है। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया दिया गया है कि आप AST की वैल्यू को निकालें, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील। और कैसे निकालेंगे, 0.36 FC के ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज इंटू डेप्थ ऑफ फ्लेंज डिवाइड बाई 0.87 FY। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया गया है AST निकालने के लिए। अगर AST की वैल्यू लेस देन ASFI, मतलब AST एरिया ऑफ स्टील लेस देन एरिया ऑफ स्टील इन फ्लेंज, देन XU लेस देन DF। ठीक है, अगर एरिया ऑफ स्टील जो है एरिया ऑफ स्टील इन फ्लेंज से कम आए, उस केसेस में जो है XU की वैल्यू जो है डेप्थ ऑफ फ्लेंज से कम होगा, है ना। और अगर AST एरिया ऑफ स्टील का वैल्यू एरिया ऑफ स्टील इन फ्लेंज इससे ज़्यादा है, तब जो XU की वैल्यू है, मतलब जो अल्टीमेट डेप्थ है और डेप्थ ऑफ फ्लेंज से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है हमारा डिसाइड करने का कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज के अंदर लाइज कर रहा है या फ्लेंज के आउटसाइड लाइज कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले की जो वीडियोस बनाया था उसमें मैंने कॉन्सेप्ट नंबर जो हमारा केसेस नंबर 1 था उसको मैंने आपको समझा दिया था कि केस नंबर 1 क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जब आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है डेप्थ ऑफ फ्लेंज के अंदर लाइज करें, तो उस केसेस में हम लोग बीम को किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो मैंने आपको बताया था उस केसेस में हम लोग बीम को जस्ट एज ए रेक्टेंगुलर बीम मान करके उसको बिहेव करते हैं, और उसका एनालिसिस हम लोग उसी तरीके से ही करते हैं। ठीक है, और मैंने बार बार इसको बताया था क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और आपको सब्जेक्टिव के लिए भी इसे जानना ज़रूरी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
चलिए तो लास्ट का स्लाइड है ये, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं इसको हम लोग। देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है कि एसटी और एस, ये मतलब टर्मिनोलॉजीज़ है कि जो हमने ऊपर यूज़ किया है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इस स्लाइड है इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एएसटी क्या है, एरिया ऑफ स्टील इंटेंशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना। और एएसएफ देखिए यहाँ पे एएसएफ है ना, यहाँ एरिया ऑफ स्टील इन फ्लेंच, ठीक है, मैंने आपको बताया ही था पहले। और डीएफ जो है ये क्या है आपका, डेप्थ ऑफ फ्लेंच, ठीक है। और बीडब्ल्यू जो है आपका क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंच, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको पहले से भी पता होगा, बट मैं फिर से एक बार आपको बता दिया हूँ कि इस टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब होता है, एएसएफ का मतलब क्या होता है, एएसटी मतलब क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लेंच डीएफ की वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ आपको एक बार फिर से क्या किए, रिकैप्चुलेट कर दिए, ताकि आपको अगर कहीं दिक्कत है तो आपको फिर से समझ में आ जाए, है ना। इसलिए मैं बार बार चीज़ों को रिकैप्चुलेट करते रहता हूँ ताकि आप उसके टच में रहें हमेशा, है ना। तो आई होप कि आपको अभी तक जो मैंने बताया है केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं उसका बिल्कुल आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो मैंने अभी तक आपको तीन केसेस के बारे में मैंने आपको बताया है टी बीम्स के अंदर में। पहला जो केस मैंने बताया था आपको कि एक्सयू क्या होगा, ग्रेटर दैन डीएफ होगा, मतलब एक्सयू की वैल्यू क्या होगी, डीएफ से ज़्यादा होगी, ये केस था जो केस नंबर फर्स्ट था। उसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि केस नंबर सेकेंड जो था वो हमारा क्या था, एक्सयू जो था, सॉरी एक्सयू पहला केस हम लोगों ने देखा था एक्सयू लेस देन डीएफ था, सॉरी एक्सयू क्या था, लेस देन डीएफ था। सेकेंड केस हम लोगों ने देखा एक्सयू ग्रेटर देन क्या है, डीएफ है, ठीक है। इसमें भी एक केस था कि एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ है, तब जो है आपका डीएफ क्या होना चाहिए, लेस देन 0.43 एक्सयू था, ये हम लोगों ने देखा अभी केस नंबर सेकेंड में। फिर केस नंबर थर्ड में हम लोगों ने क्या देखा, केस नंबर थर्ड में हम लोगों ने देखा कि एक्सयू जो है ग्रेटर दैन क्या है, डीएफ है, ये तो ठीक है, एक्सयू ग्रेटर दैन डीएफ है। और इस केसेस में हम लोगों ने देखा कि जो डीएफ की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है 0.43 एक्सयू, ये केस हम लोगों ने देखा थर्ड नंबर केसेस में। और इसमें हम लोग ये भी देखें कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड का क्या प्रोविजंस है। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हुए एनालिसिस ऑफ टी बीम को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम हर एक केसेस में हम लोग एक्सयू की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से हम लोग वहाँ पे अल्टीमेट मूवमेंट को फाइंड आउट करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो कॉन्सेप्ट्स है सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और मैंने सारे केसेस के बारे में अच्छे से डील कर दिया है, जो सारे थियोरी थे उसको मैंने बता दिया है, जो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आ सकते हैं उसको भी मैंने साथ ही साथ पैरेलली डील करते हुए चला था, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में भी कहीं स्पेशली दिक्कत ना हो। और इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का फर्स्ट जो पार्ट था उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव को भी डील किया था, नियर अबाउट 30 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए। तो इस टाइप के जो मैं कर रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं ऑब्जेक्टिव में भी दिक्कत ना हो, आपको इसके लिए अलग से कुछ प्रिपेयर ना करना पड़े। आपके थियोरेटिकल के साथ साथ में आपके जो न्यूमेरिकल्स है और साथ में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी साथ में आपका क्या हो, कंप्लीट होता चले। इसलिए मैंने वो चीज़ आपके साथ ऑब्जेक्टिव भी शेयर किया था, ठीक है। तो मेरे साथ आप लोग को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ताकि आप लोग के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छा से बिल्डअप हो जाए। और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो चीज़ है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये भूल जाइए कि आप आरसीसी सीख सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस किए बिना आप आरसीसी को नहीं सीख सकते। आपको जो भी मैं वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ, जो भी पीडीएफ्स प्रोवाइड कराता हूँ, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। आप उस कॉन्सेप्ट को वीडियोस को 1-2 बार देखें, ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है आपके अंदर आ जाए कि किस तरीके से मैं इस वीडियोस को बना रहा हूँ। और आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियोस, बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि जब तक आप नहीं देखेंगे, जब तक आप 1-2 बार इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, और सिर्फ पीडीएफ देखकर भी आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो पार्ट था थियोरेटिकल एनालिसिस ऑफ टी बीम का लास्ट पार्ट था, है ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
So thank you everyone for watching my videos. So stay tuned. God bless you all. Thank you everyone.